बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 12 है और ये उसका आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन नंबर 261 से लेकर 263 ए तक के जो सेक्शंस हैं ये कवर करेंगे। ये जो सेक्शंस हैं इनका जो थीम है वो है रिसाइकलिंग, फ्रॉड एंड फिक्टिशियस स्टेम। यानी इस लेक्चर का जो फोकस है ना वो फेक स्टेम बनाने से भी आगे चला गया है। अब इस लेक्चर का जो फोकस है वो यहाँ पे इन सेक्शंस में ये है कि जो यूज स्टेम्स होती है उनको रिसाइकल किया जाए और जो गवर्नमेंट रेवेन्यू सिस्टम है उसको बाईपास किया जाए। जो ऑफिशियल कैंसलेशन मार्क्स होते हैं ना उनको मिटाकर दोबारा जो है वो यूज़ कर दिया जाए। यानी ये जो सेक्शंस हैं इसमें जो फ्रॉड है वो नया स्टेम बनाकर नहीं आता बल्कि जो पुराना स्टेम है उसको दोबारा यानी यूज़ करके जो है करना होता है। अब हम देखते हैं ये जो सेक्शन नंबर 261 है ये क्या कहता है। ये जो सेक्शन है 261 ये कहता है कि इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस बियरिंग गवर्नमेंट स्टेम्स और रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट अ स्टेम्प यूज्ड फॉर इट। यानी किसी डॉक्यूमेंट पे स्टेम्प यूज़ हुआ है उससे हटा कर कहीं और उसको यूज़ करना। विद एंडिंग टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, तक गवर्नमेंट को जो है वो क्या हो, लॉस हो। इसका जो टेक्स्ट है वही कहता है कि हु एवर यानी हु एवर यूनिवर्सल लायबिलिटी जो है वो अराइज होती थी तो उसमें कोई भी शख्स जो है वो आ सकता है ताकि ठीक है। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट को हैंडल करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोर्ट का क्लर्क है, कोई जो है वो अगर किसी फ्रॉड नेटवर्क का मेंबर है तो सब इसमें शामिल हैं। वो क्या करता है, फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो मेंटल स्टेट है वो बताई जा रही है दो तरीके से कि अगर उसका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है या वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो। यानी अगर गलती से कोई जो स्टैम्प है वो किसी अगर डॉक्यूमेंट के उधर यूज़ हुआ है वहाँ से रिमूव हो जाए तो वो उसके ऊपर जो है ये 261 जो है वो अराइज़ नहीं होगा। यानी इंटेंशन जो है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन जो है वो इस सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए, ऑपरेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है। अब वो क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि रिमूव्स और एफेसेस। यानी ये फ्रॉड है वो दो टेक्निक्स के ज़रिए से कवर हो रहा है। रिमूव यानी अगर कोई फिज़िकल उसको सेपरेट कर रहा है स्टेम्स को, ठीक है, या एफेसेस यानी उसको मिटा देना, इरेज कर देना। फ्रॉम एनी सब्सटेंस यानी सब्सटेंस जो है यूजुअली इससे क्या चीज़ मुराद हो सकती है, स्टाम्प पेपर के हवाले से कोई पेपर, कोई मटेरियल, ठीक है। तो अगर उनसे जो स्टाम्प होता है उसको फिज़िकली उससे हटा दिया जाए या जो है इससे मिटा दिया जाए। बियरिंग इन स्टैम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू। यानी वो स्टैम्प जिसको गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू पर्पज़ के लिए जो है वो इशू किया हुआ है। फॉर द पर्पज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू यानी कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सारे जो हैं इन सब के ज़रिए से जो गवर्नमेंट क्या होती हैं वो टैक्स कलेक्ट करती हैं, यानी अपने ख़जाने में रेवेन्यू जमा करती हैं। एनी राइटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर विच सच स्टैम्प हैज़ बीन यूज, यानी इसका मतलब ये है कि स्टैम्प जो है वो ऑलरेडी क्या है, लीगली कंज्यूम यानी यूज़ हो चुका है। एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच सच स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड यानी वो हो चुका है यूज़। यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू पर्पस है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। अब जो है जो फ्रॉडर्स हैं ना जो वो क्या कर रहे हैं, उस यूज ऑथेंटिकेशंस को दोबारा रिसाइकल करना चाहता है और रिमूव फ्रॉम एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट अ स्टैम्प विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर सच राइटिंग और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यानी जो क्लासिक स्टैम्प है ना उसकी रिसाइकलिंग के फ्रॉड के बारे में बात हो रही है कि उसको रिमूव किया जा रहा है। एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट स्टैम्प, ठीक है, एक स्टैम्प को और रिमूव किए जा रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट्स या राइटिंग से विच हैज़ बीन यूज फॉर सच राइटिंग डॉक्यूमेंट। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई पुराना एग्रीमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, उससे कोई ये जो स्टैम्प है उसको केयरफुल तरीके से निकाल लेता है और मकसद क्या है, ताकि वो फ्यूचर में उसको रीयूज़ करे। इन ऑर्डर दैट सच स्टैम्प मे बी यूज, मे बी मीन्स वो उसको फ्यूचर में क्या करे, यूज़ करे
फॉर अ डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट, ताकि स्टेम्प्स जो हैं दोबारा यूज़ हो सके, ठीक है। किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प जो है वो लीगली वो यानी एग्जास्ट जो है वो हो चुका है। अब जो सेम स्टैम्प है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो यानी लगाने का मकसद ये है कि न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाया जाए, ठीक है। तो फिर ऐसा शख्स जो होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट होगी, ईदर डिस्क्रिप्शन या कोर्ट की डिस्कशन के ऊपर है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट देखी है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट देखी है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, या फ़ाइन लग सकता है, या जो है इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन दोनों जो है वो लग सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में जो 261 है ये कहता है कि जो शख्स यूज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैम्प्स को डॉक्यूमेंट से रिमूव या इरेज करे ताकि उसी किसी नए डॉक्यूमेंट पर दोबारा यूज़ किया जा सके, तो फिर जो सेक्शन नंबर 261 है वो अप्लाई होगा। और ये क्या होगा, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसाइकलिंग अपराध जो है वो कहलाया जाएगा। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 262 को। ये कहता है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड, यानी कोई गवर्नमेंट का स्टैम्प है जो यूज़ करने वाला है उसको ऑलरेडी इल्म में है, उसको नॉलेज है कि ये जो है पहले यूज़ हो चुका है, लेकिन उसको दोबारा जो है वो यूज़ किया जा रहा है। यानी जो सेक्शन नंबर 261 है ना, ये बात करता है यूज स्टैम्प को रिसाइकल या रिकवर करने के बारे में, जबकि जो 262 है वो किसकी बात कर रहा है, लूजिंग की बात कर रहे हैं, यानी उस रिसाइकल स्टैम्प को एक्चुअल में यूज़ करना। ये क्या है, जो 61 प्रिपरेशन फॉर री यूज़ है, और ये 262 क्या है, ये री यूज़ एक्सेल था। सो इसका जो टेक्स्ट था ये कहता है कि हु एवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट, अगर कोई जो है किसी को डिसीव करने की नीयत से या गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने की नीयत से वो क्या करता है, यूज़ करता है फॉर एनी पर्पज़ अ स्टैम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू, एक ऐसे स्टैम्प को जिसको गवर्नमेंट ने जो है रेवेन्यू पर्पज़ के लिए इशू किया है, ठीक है, क्या करता है उसको यूज़ करता है, और वो अच्छी तरह जानता है, ही नोज टू हैव बीन यूज बिफोर, ये जो है पहले यूज़ हो चुका है, तो अगर उसको दोबारा यूज़ कर रहा है तो अगर उसको पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 2 ईयर तक, फ़ाइन भी लग सकता है, या जो है दोनों जो है वो लग सकते हैं। अब जो 263 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड। अब जो 263 है ना, यहाँ जो बात हो रही है एरेजर ऑफ मार्क, यानी गवर्नमेंट ने जो मार्क लगाया आता स्टैम्प पेपर के ऊपर ताकि ये प्रूफ हो सके ये कि ये स्टैम्प जो है ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, क्रिमिनल क्या करता है उस मार्क को एरेज कर रहा है। यहाँ पर ये कहता है कि हु एवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट, से वही फ्रेज है, एरेज करता है और रिमूव करता है फ्रॉम द स्टैम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू, सेम वही चीज़ है जिसको इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर से हम बार बार इस फ्रेज को रिपीट कर रहे हैं। एनी मार्क पुट आर इम्प्रेस्ड अपॉन सच स्टैम्प्स फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोटिंग। अब देखें ये जो गवर्नमेंट होती है ना वो क्या करती है, वो कोई मार्क लगाती है। अब ये जो मार्क है ये साइन की सूरत में भी हो सकता है, क्रॉस की सूरत में भी हो सकता है, या जो है कोई स्टैम्प भी लगाई जा सकती है, और उसका मकसद क्या होता है ताकि जो रीयूज़ है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब अगर उसको कोई क्या करता है, कुट और इम्प्रेस्ड अपॉन सच स्टैम्प, यानी इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली जो अप्लाइड मार्क हैं वो क्या हो सकता है, वो कोई सील भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकती है, कोई सिग्नेचर या कोई स्याही का निशान भी हो सकता है, यानी इंक मार्किंग भी हो सकती है, और किस मकसद के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोटिंग, यानी कि डिनोटिंग यानी ऑफिशियली इंडिकेट करे ताकि शो करे द सेम हैज़ बीन यूज्ड के जो कैंसलेशन मार्क का मकसद है वो ये है कि ये स्टैम्प जो है ये ऑलरेडी इसने जो अपना लीगल पर्पस था वो उसने सर्व कर दिया है, ठीक है। अब जो फ्रॉडस्टर होता है, इनकी फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो उस मार्क को भी हटा देते हैं, और मीनली हैज़ इन हैज़ पोजीशन, या क्या हो कि अगर उसकी पोजीशन में भी कोई ऐसी स्टैम्प हो जिसका जो मार्क है वो क्या हो चुका हो, रिमूव हो चुका हो या एरेज हो चुका हो, या अगर वो किसी ऐसे स्टैम्प पर वो जिसका मार्क्स एरेज या रिमूव हो चुके हैं उसको सेल करता है या डिस्पोज ऑफ करता है, ठीक है। और इन टर्म्स को जो है हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब एनी सच स्टैम्प, यानी उसके पास ऐसा कोई भी अगर स्टैम्प है
فرام وچ سچ مارک ہیز بین اریزڈ آر ریموڈ، جس سے مارک جو ہے وہ ریموو یا اریز ہو چکے ہیں، اور سیل آر ڈسپوزڈ آف اینی سچ اسٹیمپ وچ ہی نوز ٹو ہیو بین یوز، یعنی اگر وہ یوزڈ جس سے مارکس جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں، ریموو ہو چکے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے آلریڈی یوز شدہ اسٹامپ پیپر ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 سال تک، فائن بھی لگ سکتا ہے، وہ دونوں نہیں لگ سکتے۔ سو اب ہم چیپٹر نمبر 12 کا جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے 263A، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے پروہیبیشن آف فکٹیشیس اسٹیمپس۔ سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور نمبر 1 میکس knowingly utter deals in or sell any fictitious stamps or knowing uses for any postal purpose any fictitious stamps۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کوئی جو جعلی یا جو فرضی اسٹیمپ پیپر ہوتے ہیں وہ بناتا ہے، یا جو ہے اس کو نوئنگلی اٹر کرتا ہے، یعنی لا کے لینگویج میں، کرمنل لا میں جو اٹر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فیک یا جو فوج آبجیکٹ ہے نا اس کو مارکیٹ میں بطور اصلی کرنسی یا ٹوکن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے سرکولیٹ ہو سکے۔ اگر یعنی خود بھی پرنٹ نہیں کر رہا لیکن کسی سے فرضی اسٹمپ پیپر لے کر جو ہے انہیں مارکیٹ میں آگے بیچ دیے جائے یا اس کو چلایا جائے، تو پھر جو ہے وہ اس فریز کے انڈر جو ہے وہ لائبل ہوگا۔ سو اگر کوئی بناتا ہے یا اٹر کرتا ہے نوئنگلی، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، فکٹیشیس اسٹیمپ ہے، فرضی ہے، نقلی ہے۔ ڈیلز ان اور سیل اینی فکٹیشیس اسٹیمپ، یعنی سپلائی چین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اس کو ڈیل یعنی یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا آگے جو ہے کسی اور کو اس طرح کی جو فکٹیشیس اسٹیمپس ہیں ان کو سیل کرتا ہے، جو اسٹیمپس ہوتے ہیں، اور نوئنگلی یوزز فار اینی پوسٹل پرپزز اینی فکٹیشیس اسٹیمپس، یا وہ کیا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو اسٹیمپ ہیں وہ کیا ہیں، وہ فکٹیشیس ہے، پھر بھی اس کو کسی پوسٹل پرپز کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ پروہیبیشن ہے۔ اب جو یعنی کلاس بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نوئنگلی اوکے ٹو ایور ہیز ان ہز پوزیشن وداؤٹ لافل ایکیوز اینی فکٹیشیس اسٹیمپس، اگر کسی کے پاس کسی کے پوزیشن سے اگر فرضی جو اسٹیمپ پیپرز ہیں نا، اگر اس کے پاس کوئی لافل ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور وہ اپنی پوزیشن میں ایسے اسٹیمپس رکھتا ہے، پھر وہ بھی پروہیبیٹڈ ہے۔ اور تیسری کیا چیز پروہیبیٹڈ ہے کہ اگر ہو ایور میکس جو بنائے اور وداؤٹ لافل ایکسکیوز، یعنی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، ہیز ان ہز پوزیشن اینی ڈائی، یعنی کوئی جو سانچہ ہوتا ہے اسٹامپ پیپر بنانے کا، یا کوئی پلیٹ یا کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی مٹیریل فار میکنگ اینی فکٹیشیس اسٹیمپ، یعنی جو جتنی بھی ٹولز یا انسٹرومنٹس یا مٹیریل ہے نا فکٹیشیس اسٹیمپس کو بنانے کے لیے، اگر وہ ان کو بنائے یعنی مینوفیکچر کرے، ایون ان انسٹرومنٹس کو جو مٹیریل ٹولز ہیں ان کو بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ وداؤٹ یعنی اب گورنمنٹ نے اگر اترائز نہیں کیا اور آپ کیا کر رہے ہو، وداؤٹ لافل اتھارٹی آپ ان کو بناتے ہو، مینوفیکچر کرتے ہو، یا جو ہے وہ کیا کرتے ہو، اس کو اپنے یہ جو ٹولز ہیں ان کو اپنی پوزیشن میں بھی رکھتے ہو، تو انڈر 263A جو ہیں یہ بھی پروہیبیٹڈ ہیں۔ تو پھر ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی اگر ان سے یہ ساری چیزیں جو ہیں جو فکٹیشیس اسٹیمپ سے ریلیٹڈ ہیں اگر وہ نکل آئے تو اس کو ادھر فائن لگے گا جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 600 روپیز تک۔ یعنی یہ جو سی ہے نا اس میں جو پریپریشن ہے نا یہ اینٹیسپیٹری کرمنلائزیشن ہے، یعنی اس یہاں پہ ابھی جو فکٹیشیس اسٹیمپس ہے وہ بنے نہیں ہیں، اس کی پریپریٹ کی اسٹیج جو ہے وہ یہاں پہ ہے، بالکل جو کوائن اور جنیرک اسٹیمپ ہے نا اس کی طرح۔ اوپر جو ہم نے پریویس لیکچر میں جو اسٹیمپس کور کیے تھے یا جو اوپر ہم نے اسٹیمپس کور کیے تھے وہ کہتے ہیں وہ فکٹیشیس اسٹیمپس نہیں تھے، وہ جنیرک اسٹیمپ تھے، لیکن یہاں پہ کس اسٹیمپس کی بات ہو رہی ہے، یا فکٹیشیس اسٹیمپس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو نقلی ہے، فرضی ہے۔ تو یہ سیم یعنی یہاں پہ فکٹیشیس اسٹیمپس بنے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو لا جو ہے یعنی یہاں پہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اینٹیسپیٹری کرمنلائزیشنس کو بھی۔ اوکے، تو اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ ہوگا یعنی ان میں سے کوئی کنڈیشنز بھی اگر اپلائی ہوگی تو آگے یہ 263A1 جو ہے یہ بتا رہا ہے
कि any such stamp, die, date, instrument or material in the possession of any person for making any fictitious stamp may be seized and shall be forfeited. तो ऐसा अगर भी स्टैम्प है, कोई सांचा है, प्लेट है, इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी मटेरियल अगर किसी के पोजीशन से जो है वो बरामद होता है, जो किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, फिक्टिशियस स्टैम्प्स के बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो यानी ये यहाँ को बताया गया है ना कि अगर किसी की पोजीशन में हो तो ये सब पे जो है ये क्या होगा, ये सीज्ड होगा एंड शिल बी फॉरफिटेड, यानी हमेशा के लिए जो सरकारी ख़जाना है उसमें जो है वो चला जाएगा, यानी उनको दोबारा जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। सो टू जो है वो ये कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन फिक्टिशियस स्टैम्प्स मीन्स एनी स्टैम्प फॉल्सली purporting to be issued by government for the purpose of denoting a rate of postage। यानी यहाँ बात हो रही है ये जो है ना ये एक डिफिनीशन क्लॉज है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फिक्टिशियस स्टैम्प्स है उससे मुराद क्या होगी इस सेक्शन के हवाले से, वो ऐसा कोई स्टैम्प्स होगा जो फॉल्सली परपर्ट किया गया हो। परपर्टिंग मतलब किसी चीज़ को ना प्रिटेंड करना या क्लेम करना जो बिल्कुल ऑफिशियल की तरह जो है इम्प्रेशन दे। टू बी इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी ओरिजिनली गवर्नमेंट ने उसको इशू ना किया हो लेकिन आप उसको जो है ऐसे बना रहे हो ना, वो जो स्टाम्प पेपर है वो ऐसा लग रहा हो जैसे ऑफिशियल गवर्नमेंट ने जो है उसको इशू जो है वो किया है। फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज, यानी मकसद उसका क्या हो, मकसद उसका ये हो कि उसको जो है परपर्ट किया जाए किसी जो पोस्टल पेमेंट है या फ़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन्हीं फिक्सिमिली और इमिटेशंस और रिप्रेजेंटेशन। फिक्सिमिली का क्या मतलब होता है, यानी बिल्कुल जो फोटोग्राफिक रेप्लिका होता है, यानी एग्जैक्ट कॉपी लाइक रिप्रोडक्शन जो होती है। और जो इमिटेशंस है यानी ये जो है एक ब्रॉड टर्म है, इसमें जो है ये कहता है कि एग्जैक्ट कॉपी जो है वो ज़रूरी नहीं है, अगर इवन आपने क्लोज डिसेप्टिव रिजेम्बलेंस भी क्रिएट की है तब वो भी जो है इसमें इनफ है। या जो रिप्रेजेंटेशंस होती है यानी अगर कोई विजुअल्स है उसको जो है क्रिएट किया गया है जो ऑफिशियल इम्प्रेशंस होता है, ठीक है, तो वो भी इसमें जो है वो शामिल है, विदर ऑन पेपर और अदरवाइज़। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ जो फिज़िकल पेपर है ना वो इस तक महदूद नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो है अगर हम देखें जो चीज़ें मज़ीद यूज़ हो सकती हैं वो प्लास्टिक भी यूज़ हो सकता है, लेबल्स, जो डिजिटल स्टाइल के जो फॉर्म्स होते हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल है, ये सब जो है इसमें शामिल है। अब इन स्टैम्प की इशूड बाय द गवर्नमेंट, अगेन यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है। फॉर दैट पर्पज़ यानी ये किसको बुक कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है पोस्टेज को या जो पेमेंट हो गए हैं, ठीक है, उसको दोनों डिनोट कर रहा है। यानी ये जो इसकी जो डिफिनीशन क्लॉज है ना, ये डिफिनीशन जो है ये रिवील करती है कि अलावा जो है जो एक्चुअल पेपर ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा जो फॉल्स ऑफिशियल अपीयरेंस होती है ना उसको टारगेट कर रहा है। और अगर मॉडर्न दौर में हम इसको देखें तो जैसे फेक वेरिफिकेशन बेजेस होती हैं या काउंटरफीट जो क्यूआर पोस्टेज सिस्टम होता है वो भी आ सकता है, या फेक डिजिटल जो सील्स होती हैं, तो वो सब जो है इसमें इंक्लूड हो सकता है। सो जो सेक्शन नंबर 263A है, ओके, अगेन इसमें बात हो रही है कि इन दिस सेक्शन एंड आल्सो इन सेक्शन 255 to 263 both inclusive the word government when used in connection with or in the reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage shall notwithstanding anything in section 17 be due to include the person or person authorized by law to administer executive government in any part of the government and also in any foreign country। So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो डिफिनीशन है ना ये वाली, ये सिर्फ 263A तक महदूद नहीं है बल्कि 255 से लेकर 263 तक की जितनी भी सेक्शन है उन सब के ऊपर जो है ये अप्लाई हो सकती है। सो द वर्ड गवर्नमेंट यानी लॉ जो है ये एक्सप्लेन कर रही है कि गवर्नमेंट का मतलब यहाँ एग्जैक्टली जो है वो क्या होगा। व्हेन यूज्ड इन कनेक्शन विद, और ओके ये जो पूरा फ्रेज है इन कनेक्शन इन स्टैम्प इशू फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज, यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मतलब है ना वो स्पेशल मीनिंग होंगी स्पेसिफिकली किस कंटेक्स्ट में,
जो पोस्टल हैं या पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उसके कंटेक्स्ट में अप्लाई होगा। यानी जो रेवेन्यू स्टैम्प्स और पोस्टेज स्टैम्प्स हैं उसमें जो प्रैक्टिकल ओवरलैप आ सकता है ना, तो इसलिए जो क्लेरिफिकेशंस है वो क्या है, वो दी है। तो आगे कह रहे हैं कि शिल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन नंबर 17। अब ये पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन नंबर 17 है जो गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। ये कहता है द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द प्रोसेस द पर्सन और पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ के एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और एनी अदर पार्ट देयरा। जबकि जो सेक्शन 263A है उसमें ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट से मुराद क्या है, शिल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन नंबर 7, यानी इवन अगर वो कंट्रेरी हों किसके, सेक्शन नंबर 17। यानी अगर सेक्शन नंबर 17 में गवर्नमेंट की जो डिफिनेशन है, जो जनरल डिफिनेशन है, वो कुछ और भी हो, तब भी इस सेक्शन में ये स्पेशल डिफिनेशन जो है वो अप्लाई होगी। और जो स्पेशल प्रोविजंस होती है वो हमेशा जनरल प्रोविजंस को ओवरराइड करती है। ठीक है, यानी स्पेशल लॉ कंट्रोल्स और जनरल लॉ। ठीक है, तो अब ये इन सेक्शंस के हवाले से गवर्नमेंट की ये डिफिनेशन है। ऐसा नहीं है तो PPPC में ये डिफिनेशन गवर्नमेंट की चेंज हो गई है, नहीं, सिर्फ ये जो सेक्शंस है ना इसके हवाले से जो गवर्नमेंट का लफ्ज़ आएगा वो क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जो है वो लिया जाएगा। सो आगे जो ये कह रहा है ना कि बी डीम टू इंक्लूड द पर्सन और पर्सनस ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, यानी इसमें सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ है ना, जो फेडरल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे चला रही है वो नहीं है। यानी वो अथॉरिटीज़ जो लीगली किसी एरिया की गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर कर रही हैं, चला रही हैं, बल्कि यानी ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शामिल नहीं है, बल्कि हर वो अथराइज गवर्निंग अथॉरिटी जो है जिसको गवर्नमेंट ने यानी अथराइज़ किया हुआ है, चाहे पर्सन है या पर्सनस हैं, वो सब जो है वो इसमें शामिल होंगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली किसी पोस्टल कॉरपोरेशन को जो है वो अथॉरिटी दे रही कि तुम पोस्टेज जो स्टैम्प्स हैं वो इशू कर सकते हो। अब वो कॉरपोरेशन जो है वो लीगली अथराइज्ड ऑफिशियल अथॉरिटी बन गई है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बन रहा है वो किस चीज़ का है, वो डेलीगेटेड अथॉरिटी का कंसेप्ट जो है वो है। यानी गवर्नमेंट जो है अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी किसी को अथराइज करती है एंड आल्सो इन एनी फॉरेन कंट्री, अगर वो बाहर भी करती है तब भी जो होगा इन सेक्शंस के हवाले से गवर्नमेंट से मुराद वही ली जाएगी। यानी ये जो डिफिनेशनल क्लॉज है ना, ये वाला लास्ट वाला, ये कहता है कि पाकिस्तान की कोई लीगल अथराइज्ड रीजनल अथॉरिटी या फॉरेन कंट्रीज़ की अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल अथॉरिटीज़ हैं तो वो भी इसमें शामिल है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई ऑफिशियली अथराइज्ड अथॉरिटी पोस्टेज जो स्टैम्प्स है वो जो है वो इशू करती हैं, तो उस स्टैम्प्स को भी जो लॉ है वो प्रोटेक्शन देगा इस सेक्शन के अंडर। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर नंबर जो 12 है उसको कवर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं वीडियो के इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू।